नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आप सब ने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसको लेकर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लगी है और वो टॉपिक है इंडियन इंडिपेंडेंस या फिर डोमेन स्टेटस। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई को। इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आजाद हिंद सेना के अधिकारियों को ब्रिटिश सेना की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए। इन ट्रायल्स को लेकर देश में एक असंतोष की लहर उठी थी। इन ट्रायल्स में उन अधिकारियों के बचाव पक्ष में कांग्रेस उतर गई और उन्होंने एक वर्किंग कमेटी बनाई। उस कमेटी में तेज बहादुर सप्रू, असफ अली और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकील शामिल थे। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लैब में सिर्फ एक ही मुकदमा लड़ा था और वो था आजाद हिंद सेना के अधिकारियों का। हालांकि इसके बावजूद ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में उन अधिकारियों को सजा का प्रावधान मिला, जिसके बाद देश में हालात और भी बिगड़ने लगे। ये वो वक्त था जिससे अंग्रेजों को खतरे की आहट सुनाई देने लगी। इसी बीच जनवरी 1946 में ब्रिटिश सेना में छोटे मोटे विद्रोह होने लगे, जिसमें से सबसे बड़ा विद्रोह 18 फरवरी 1946 को हुआ था, जो हुआ था ब्रिटिश रॉयल नेवी में। उस विद्रोह की वजह तो बताई गई थी खराब खाना, लेकिन ऐसी बहुत सारी वजह थी। धीरे धीरे ये विद्रोह कलकत्ता, कराची और मद्रास तक पहुंच गया और ना सिर्फ नेवी बल्कि वायुसेना और थल सेना भी इस विद्रोह की चपेट में आ गए। ये वो पल था जब अंग्रेज समझ गए कि उनका काल भारत में खत्म हो चुका है और अगर अपने आप को जिंदा बचाना है तो उन्हें ये देश छोड़कर भागना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेज विभाजन का खेल खेल गए। अब वो पूरी बात क्या है इसे समझने के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। एक तरफ कांग्रेस आजाद हिंद सेना के अधिकारियों के बचाव में लगी थी और उसी वक्त देश में शांति का माहौल बनाए रखना भी जरूरी था, क्योंकि देश में स्वतंत्र पाकिस्तान को लेकर एक जंग छिड़ चुकी थी। अब सवाल आजाद भारत का नहीं था बल्कि अखंड भारत का भी था। ऐसे में अगर देश में विद्रोह का माहौल बन जाता तो देश को बचाना मुश्किल हो जाता। इसीलिए गांधी जी समेत अन्य कांग्रेसी नेता ये प्रयत्न कर रहे थे कि विभाजन ना हो और देश एक बना रहे। पहले ही विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत खस्ता हो चली थी। उसी दौरान सेना में विद्रोह भी हो गया और अब देश में असंतोष की लहर उठी थी। तब अंग्रेजों ने ये ऐलान किया कि अब वो इस देश को छोड़ के चले जाएंगे। इस ऐलान के बाद विद्रोह का माहौल थोड़ा ठंडा पड़ा, जिससे अंग्रेजों को जिंदा वापस लौटने का मौका मिला। इस सारी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि अंग्रेज अपनी जान छुड़ाकर भागे थे, ना कि उन्होंने ये आजादी भीख में दी थी। अब समझते हैं आजादी की प्रोसेस को। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, जो उस वक्त भारत की पार्लियामेंट की मदर पार्लियामेंट मानी जाती थी, उसमें 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पारित कर दिया गया। उसी एक्ट को लेकर आजकल ये चर्चा हो रही है कि भारत आजाद नहीं हुआ था बल्कि उसे डोमेन स्टेटस मिला था। उस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हमें यह समझना है कि वो एक्ट एक्चुअल में क्या था। उस एक्ट के कुछ की पॉइंट्स में यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जिसमें पहला पॉइंट था भारत का विभाजन और स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश। जिसमें दूसरा प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो प्रिंसली स्टेट थे इस देश में, उनके ऊपर ब्रिटेन का आधिपत्य खत्म हो जाएगा और भारत को एक डोमेन स्टेटस मिलेगा। अब ये डोमेन स्टेटस क्या है? डोमेन स्टेटस के चलते देश आजाद होगा और देश में अपनी खुद की अलग सरकार होगी, जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करेंगे, जिनके अंडर एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी। लेकिन डोमेन स्टेटस के चलते प्रधानमंत्री को अपना रिपोर्टिंग ब्रिटेन की महारानी को देना होगा। अगर हम आज के दौर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये वो देश हैं जो अपने आप में स्वतंत्र तो है, लेकिन आज भी उनके हेड ऑफ स्टेट्स ब्रिटेन की महारानी को रिपोर्टिंग करते हैं। तो यही स्टेटस हमको 1947 में मिला था। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुका था। इसके आगे और भी ऐसे प्रावधान थे जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों देश अपना अलग अलग संविधान बना सकेंगे। दोनों देशों को अपनी पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। दोनों देशों के नए संविधान में ब्रिटिश कानून को खत्म करने की शक्ति होगी। यहाँ तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को खत्म करने की भी शक्ति होगी। जी हाँ, इसी के तहत जब हमारा संविधान बना, उस संविधान में आर्टिकल 395 का प्रावधान डाला गया, जिस प्रावधान के तहत हमने
इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील किया और देश पूरी तरह से ब्रिटिश आधिपत्य से बाहर हो गया। और वो डेट थी 26 जनवरी 1950। अब भारत की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे और उसी तरह राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा और राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होगा, जिसके बाद भारत को ब्रिटेन की रानी को रिपोर्टिंग करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि भारत ने आखिर ये डोमेन स्टेटस क्यों अपनाया। इसको समझने के लिए हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल को समझने की जरूरत है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया। जब अंग्रेजों ने पूरे देश पर अपना कब्जा बना लिया, तब देश छोटी मोटी रियासतों में बटा हुआ था। कुल मिलाकर 565 रियासतें थी, जिनमें न सिर्फ राजा, महाराजा और नवाब थे, बल्कि छोटे मोटे जमींदार भी थे। उन सारी रियासतों के साथ ब्रिटिशर्स ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत रियासतों के बाहरी मामलों पर ब्रिटिशर्स का पूरी तरह से नियंत्रण होगा और अंतर्गत नियंत्रण की जिम्मेदारी उन रियासतों की होगी। मतलब सेना, पुलिस और न्याय व्यवस्था ब्रिटिशों के हाथ में होगी और टैक्स कलेक्शन और सिविल लॉज की जिम्मेदारी उन रियासतों के हाथ में होगी। मतलब टैक्स कलेक्शन रियासतें करेंगी और उसमें से एक हिस्सा वो ब्रिटिश सरकार को दे देगी, जिसके बदले ब्रिटिशर्स राजा, महाराजा और नवाबों को तनख्वाह देंगे। यानी कि रियासतों की अंतिम स्वाधीनता ब्रिटिशर्स के प्रति ही होगी। तो जब देश को आज़ाद करने की बात आई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इन रियासतों का क्या करें। यहाँ पर अंग्रेजों ने उन रियासतों के साथ किए गए अपने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया और उनसे ये कहा कि या तो आप भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करो। यह सबसे बड़ी चुनौती थी नए भारत के सामने। उस चुनौती को एक्सेप्ट करके भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से उन रियासतों को भारत में विलीन किया, उसके लिए उनको दिल से एक सैल्यूट। अब ये काम इतना भी आसान नहीं था। भारत सरकार के द्वारा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसके तहत इन 565 रियासतों को भारत में विलीन करने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, जिसमें से जूनागढ़ और हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे और कश्मीर अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित करना चाहता था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मुस्तैदी से जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में विलीन कर लिया गया और कश्मीर में जो हुआ वो सब आप सब जानते हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से प्रजासत्ताक बन चुका था। मतलब आज की तारीख में हम पूरी तरह से आज़ाद हैं और ये आज़ादी निरंतर है। तो जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी या फिर 99 ईयर के लीज पर मिली थी, उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि पहले जाकर हिस्ट्री को पढ़िए, उसे समझिए और उसके बाद ही ऐसी बचकानी बातें कीजिए। भारत की आज़ादी का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैंने उसमें से बहुत ही छोटा हिस्सा कवर किया है आप लोगों को ये समझाने के लिए कि एक्चुअली में उस वक्त हुआ क्या था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।